ये टॉपिक है, इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़े थे कि 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स है एंगल की मेजरमेंट के लिए। एक हमारे पास है रिवोल्यूशन, जब एक चक्कर कंप्लीट हो, एक साइकिल कंप्लीट हो, उसे हम 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। और एक हमारे पास है डिग्री। डिग्री की हमने डेफिनेशन ये की थी कि जब आप एक क्या होता है कि जब आप एक पूरा जो सर्कुलर पाथ का जो एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसके अगर आप 360 हिस्से बनाते हो तो उसमें से वो जो एक पार्ट है उसको 1 डिग्री कहते हैं। और थर्ड हमारे पास रेडियन था। रेडियन फिर वो एंगल थी जिस जो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल होती थी बाय एन आर्क लेंथ हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन थी। यानी अगर ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है ए से लेकर बी तक, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, तो ए से बी तक ये जो आर्क लेंथ है इसकी लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो तो इसकी वजह से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा ये एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। तो ये हमारी रेडियन की डेफिनेशन थी। और ये जो रेडियन है ये SI यूनिट ऑफ एंगल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू डिफाइन 1 रेडियन। एक रेडियन की डेफिनेशन कैसे करते हैं। तो हमने कर दिया कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट, 1 रेडियन। तो इसकी डेफिनेशन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है। एक सेकेंड, तो डेफिनेशन इसकी चेक करते हैं कि the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle is called 1 radian। तो ये डेफिनेशन हमने कर ली। ओके, सो इसके बाद हमारे पास है what is the relationship between arc length and angular displacement। length of arc S is directly proportional to the angular displacement theta। यानी जितनी हमारे पास क्या होगी, आर्क लेंथ होगी, उतनी ही बड़ी एंगल बनेगी। S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन ख़त्म करते इक्वल लगाते थे, साथ में R लगाते हैं, यहाँ पे R कांस्टेंट है और ये रेडियस ऑफ दी सर्कल होती है, ठीक है। ये मतलब सिंपल सी हमने इसका आंसर लिखना है। ओके, नंबर 4 जो है वो क्या है, हाउ कैन अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कल, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। The body move along a circle due to a force which is directed towards the center of the circle and is called centripetal force. In circular motion, the direction of velocity is the direction of कहाँ गया, the direction of velocity is at any point is tangent at that point। इसको हम समझ लेते हैं जी। तो ये हमारे पास सर्कल है, सही है। अब इस सर्कल में अगर देखें हम, ये आर्क लेंथ अगर हम इतनी रखें यहाँ तक, तो इससे जो एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो छोटी होगी। अगर हम इसको ये आर्क लेंथ को बड़ी कर दे तो इससे जो एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर वो भी बड़ी हो जाएगी। तो इट मीन्स के S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा। तो अब आप इस साइन को ख़त्म करते हैं तो इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पे ये R क्या है, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी भी है और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये हो गई इन दोनों का जो रिलेशन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम समझ रहे थे उसको फिर हम ऐसे समझेंगे। देखें कि यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन जो होती है ना, सर्कुलर मोशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एक फ़ोर्स ज़रूरी है, सही है। एक फ़ोर्स होगी तो वो बॉडी को क्या करेगी, इस सर्कुलर मोशन में रखेगी, ठीक है। वो जो फोर्स है उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। इफ़ देर इज़ नो सेंट्रिपिटल फोर्स देन व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन पे जाएगी। ये वो लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन भी कहते हैं। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये लाइन भी देखो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन भी सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सही है। तो असल में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है, यानी टेंजेंट टू द सर्कल होती है। यानी एक ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट पर क्या हो, जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा हो, सही है।
उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं और वेलोसिटी की डायरेक्शन यही टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है जी। तो अब अगर जो है फोर्स जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द टेंजेंट होती है, सही है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Question number 5, how can you calculate the angular velocity of earth about its axis in radian per second? ठीक है, तो ये आसान है। द एंगल फॉर वन साइकिल 2 पाई रेडियन होता है। जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री भी कहते हैं डिग्री के हिसाब से, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट तो रेडियन है तो 2 पाई रेडियन हम कहेंगे। अब टाइम पीरियड जो है एक रिवोल्यूशन का वो कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं और 24 हर घंटे में फिर कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। कैसे, क्योंकि देखो एक घंटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 60 मिनट्स का, ठीक है। और फिर हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। देखो मिनट की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 60 सेकेंड लिखता हूँ। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 6 36 और 2 दाने जीरोस, तो 3600 सेकेंड्स होते हैं, ये हो गया। तो 24 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 86,400 सेकेंड आ जाएंगे, यानी एक दिन में 24 घंटों में इतने 86,400 सेकेंड्स होते हैं, सही है। तो अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई रेडियन है और जो टाइम पीरियड है वो 86,400 है और जो फार्मूला है किस चीज़ का, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी थीटा अपॉन टी। ये फार्मूला हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में। थीटा की जगह हम 2 पाई रेडियन लिखेंगे और टी की जगह हम 86,400 लिखेंगे। ये 2 एज इट इज़, पाई की जगह 3.14 और ये भी एज इट इज़। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दे और फिर 86,400 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये पॉइंट को जब आप 5 आगे ले जाते हो राइट साइड पे तो 10⁻⁻5 लगा दोगे और यूनिट जो ओमेगा की है वो रेडियन पर सेकेंड है। क्यों, क्योंकि थीटा की यूनिट रेडियन और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वाई द स्पीड ऑफ रोलिंग डिस्क इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रोलिंग हुप वाइल बोथ हैव सेम मासेस। अच्छा, ये चीज़ हमने थ्योरी के दौरान डिस्कस की थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो है ना वो हाफ mr² है, सही है। और जो हुप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² है। तो जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी ना उसको आसानी से जो है हिलाया जा सकता है, आसानी से मूव कराया जा सकता है और इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। क्योंकि आपको याद है एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनली किस चीज़ के, मास के। अच्छा, मास तो लीनियर मोशन में है, लेकिन जब आप एंगुलर मोशन की तरफ आते हो तो मास की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जब एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। ज़्यादा एक्सेलरेशन मीन्स कि उसमें ज़्यादा स्पीड आ जाएगी, यानी स्पीड जो है वो डिस्क की क्या होगी, ज़्यादा। अच्छा, ये जो डिस्कशन थी हमने ऐसी की थी कि जो डिस्क होती है, डिस्क तो अंदर से मतलब भरी हुई होती है, ऐसी होती है, ठीक है। और हुप या रिंग वो ऐसी होती है, यानी हुप या रिंग का जो मास है वो टोटल बाउंड्री पे है, लेकिन इसका मास पूरे सरकमफेरेंस मतलब इसकी पूरी बॉडी पे है, सही है। तो होता यह है कि कुछ पार्टिकल्स इसके ऐसे हैं जिनकी रेडियस बड़ी है, ये देखो इनकी रेडियस बड़ी है कुछ पार्टिकल्स की, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो अंदर के पार्टिकल्स हैं उनकी रेडियस छोटी है, तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर डिपेंड करती है। तो जिसकी रेडियस छोटी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटी तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन मीन्स कि ज़्यादा स्पीड उसमें होगा, सही है। और जिसकी यहाँ पे फिर सब पार्टिकल्स की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बड़ी है, क्योंकि सब का रेडियस बड़ा रेडियस है, सही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी की mr² है और इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ mr² है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई तो एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा पैदा होगी और स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, हमने लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज दिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप इज mr²। Moment of inertia of disk is smaller than hoop as speed is inversely proportional to moment of inertia। speed जो है क्या है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली, देयर फोर स्पीड ऑफ रोलिंग डिस्क इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रोलिंग। अच्छा ये गलत हुआ है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है बिल्कुल। तो क्योंकि देखें क्या होता है कि जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगी उसमें एक्सेलरेशन जो है छोटी प्रोड्यूस होगी, कम प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन जब कम होगी तो स्पीड फिर ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है हम आपने इस तरह से सीखना है। ओके तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, सही है। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ डज़ बैंकिंग ऑफ रोड प्रोवाइड सेंट्रिपेटल फोर्स टू अ मूविंग कार। अच्छा ये भी हमने काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है देखिए, व्हेन द रोड इज़ बैंक्ड द आउटर एज, ये जो आउटर एज है रोड का ये क्या होता है, रेज्ड किया जाता है बाय एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ है, सही है। व्हेन द रोड इज बैंक्ड द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड एज कंपेयर टू इनर एज, देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स स्प्लिट्स इनटू टू कंपोनेंट्स। ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, सही है। इसके दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, परपेंडिकुलर ज़ाहिर है, एक ये कंपोनेंट है जो वेट की को बैलेंस कर रहा है, इसको हम एन कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है ना, थीटा के साथ वाली कंपोनेंट को एन कॉस थीटा बोलते हैं। और ये जो थीटा की ऑपोजिट कंपोनेंट है जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये फिर एन साइन थीटा है, सही है। तो ये जो एन साइन थीटा है मतलब ये दो कंपोनेंट्स पैदा हो गए, एक एन साइन थीटा और एक एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा जो है वो क्या कर रहा है, वो वेट को बैलेंस करता है, और एन साइन थीटा जो है वो क्या प्रोड्यूस वो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। साथ में फ्रिक्शन भी है, मतलब वो पूरा जो टॉपिक है वो तो वहाँ पे डिस्कशन में हमारी मौजूद है, सही है। जो टॉपिक था बाकायदा बैंकिंग ऑफ रोड, यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हमने बताना था, वो ये है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वाई टॉर्क एंड वर्क डन आर नॉट पॉसिबल बाय सेंट्रिपेटल फोर्स। अच्छा सेंट्रिपेटल फोर्स टॉर्क और वर्क डन नहीं कर सकता, इसकी रीज़न क्या है। हम देखते हैं कि एंगल जो होती है सेंट्रिपेटल फोर्स और रेडियस की वो ज़ीरो डिग्री पे होती है, और टॉर्क जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। अब जब एंगल ज़ीरो है तो आपने साइन ज़ीरो लिख देना है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, टॉर्क तो ज़ीरो हो गया। तो इसको यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं, सही है। देखें यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, रेडियस की डायरेक्शन भी क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है। तो ये हमने समझ लिया वहाँ पे, सही है। अब हम क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड सेंट्रिपेटल फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, 90 डिग्री है, एफ डी कॉस 90। तो ये अच्छा ये फिर कैसे है, मिसाल के तौर पर आप देखें ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये सेंट्रिपेटल फोर्स है, तो ये 90 डिग्री पे है दोनों, सही है। तो इसलिए जो है जब आप 90 यहाँ पे पुट करेंगे कॉस 90 ज़ीरो होता है, और ये अच्छा ये किसका फॉर्मूला था, टॉर्क का। टॉर्क में क्या आता है साइन, और वर्क में क्या आता है कॉस। यहाँ पे साइन ज़ीरो है, आर और एफ के दरमियान एंगल ज़ीरो है, और यहाँ पे डी और फोर्स के दरमियान जो है एंगल 90 है, तो वर्क ज़ीरो होता है। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ कंजर्व्ड इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज़ एक्टिंग ऑन इट। ये एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस हो चुका है। अच्छा इसके बाद है देयर आर टू स्फेयर्स ऑफ कॉपर एंड लेड ऑफ सेम मास, इट्स फाउंड दैट लेड स्फेयर कैन बी रोटेटेड मोर ईजिली, एक्सप्लेन वाई। अच्छा देखो मास दोनों की सेम है, लेकिन क्या है डेंसिटी लेड की ज़्यादा है। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है फिर उसकी स्मॉल स्फेयर बनेगी, उसकी स्फेयर क्या बनेगी, डेंसिटी ज़्यादा है ना, डेंसिटी ज़्यादा है तो लेड की जो स्फेयर होगी वो स्मॉल होगी और कॉपर की जो स्फेयर है वो बड़ी होगी, सही है। तो जब लेड इसकी स्फेयर स्मॉल है तो अब मास दोनों की सेम है, मास दोनों की सेम है, लेकिन इसकी रेडियस छोटी और इसकी रेडियस बड़ी, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी है किससे, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो क्या होगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी छोटी है तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, यानी स्पीड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, यानी ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। ये देखें
density of lead is greater than the density of copper, due to which lead sphere has smaller radius than a copper sphere. Therefore, moment of inertia of lead sphere is smaller than that of copper sphere. That is why lead sphere can be rotated more easily. क्योंकि moment of inertia उसकी कम है, उसकी रेडियस छोटी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसमें चेंज लाना आसान होता है, यानी आसानी के साथ हम उसको रोटेट कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ स्पीड, हाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट. हमने इसकी स्पीड निकाली थी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड थी, हाइट हमने निकाली थी 36,000 किलोमीटर थी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और टाइम पीरियड तो ज़ाहिर है वो तो 24 आवर्स है, इसीलिए तो उसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं कि टाइम पीरियड उसका 24 आवर्स है, यानी टाइम पीरियड उसका वही है जो स्पिन मोशन ऑफ अर्थ की है. ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12. इज़ इट पॉसिबल टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट सच दैट इट ऑलवेज रिमेन विजिबल डायरेक्टली ओवर क्वेटा? एक्सप्लेन. बिल्कुल, yes, the satellite is launched in such an orbit whose time period is 24 आवर्स, जिसका टाइम पीरियड क्या हो 24 आवर्स हो, यानी टाइम पीरियड वही हो जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ है. सही है, तब ये सैटेलाइट क्या होगा, हमेशा ओवर द इक्वेटर रहेगा. इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं. इसकी डिटेल टॉपिक भी जियो स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट्स द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर वर्ल्ड टीवी कम्युनिकेशन. मिनिमम नंबर्स हमने डिस्कस की थी, कितने हैं 3, क्योंकि हर एक सैटेलाइट कितने एंगल को क्या कर सकता है. मिसाल के तौर पर मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं सर्कल बनाता हूँ. ये सपोज़ अर्थ है और इसके अराउंड जो है 3 सैटेलाइट्स, एक ये सैटेलाइट, एक ये सैटेलाइट, एक ये. हर सैटेलाइट कितने एंगल को कवर कर सकता है, 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ. ठीक है, तो जब 120 इसने कवर कर दिया, 120 इसने कवर कर दिया, 120 इसने कवर कर दिया, तो टोटल अर्थ जो है कवर हो गई फॉर टीवी कम्युनिकेशन. सही है, तो ये इसका आंसर है. 3 geostationary satellites are required to cover the whole earth for world TV communication system, because one geostationary satellite covers 120 degree of longitude of earth. उसके बाद है distinguish between a real and apparent weight. ये काफ़ी डिटेल से हम देख चुके हैं, इसकी वीडियो भी शेयर हुई है. The value of gravitational force ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ लाइंग ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम रियल वेट कहते हैं. और अ फोर्स विच इज़ ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स विच सपोर्ट्स अ बॉडी एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फ्री फॉल इज़ कॉल्ड अपेरेंट वेट. सही है, एक मतलब एक सरफेस पे एक बॉडी पड़ी हुई है. अब सरफेस बॉडी पर एक फोर्स तो वेट लग रही है, एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है सरफेस की ऊपर की तरफ. ठीक है, ये देखें, ये सरफेस पर पड़ी हुई है बॉडी. यहाँ पे क्या है कि एक तो इसकी वेट है, इसको हम रियल वेट कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन है जो इसको ऊपर उठा के रखती है. सही है, इसको हम अपेरेंट वेट. अब ये अपेरेंट वेट का किरदार क्या है कि ये प्रिवेंट करती है बॉडी को फ्रॉम फ्री फॉल. सही है, और ये इसको कहाँ से मिल रही है, यहाँ से. ठीक है, लेकिन अगर एक बॉडी सस्पेंडेड हो, ऐसी मतलब यहाँ पे सस्पेंडेड है, तो एक इसकी वेट है और एक इसकी टेंशन इन द स्ट्रिंग है. तो ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये सपोर्ट कर रही है बॉडी को फ्रॉम फ्री फॉल. दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी कॉल्ड अपेरेंट वेट. सही है, तो दोनों केसेस आपके सामने हैं. अच्छा, फोर्स अपोजिट ये तो हो गया. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल मोशन एंड रोटेशनल मोशन? अच्छा, डिफरेंस. ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, वो एक एक्सिस के अराउंड मूव कर. ये एक बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रही है, एक सर्कल है. ठीक है, यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है. सही है, अब इस सर्कल में यहाँ पे सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन है दरम्यान में, सेंटर में, तो ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड बॉडी रिवॉल्व करती है. कौन सी मोशन करती है, ट्रांसलेटरी मोशन, यानी यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे. सही है, तो ये बॉडी है. ये इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल यूँ समझे कि ये यहाँ पे सन है और ये अर्थ है. ठीक है, तो अर्थ सन के अराउंड जो सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर पाथ पे, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं. सही है, अब रोटेशन क्या है, रोटेशन यही अर्थ है. ठीक है, अब ये अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे, किसी बाहर के एक्सिस पे नहीं बल्कि अपने ही अंदर के एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. सही है, इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं या स्पिन मोशन कहते हैं. सो द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ अराउंड अ पॉइंट और एन एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. एग्जांपल इसकी क्या है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. और द मोशन ऑफ
द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, हाउ कैन एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी बी प्रोड्यूस। आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रोटेटेड with a certain frequency, then an artificial gravity is produced. The value of such फ्रिक्वेंसी। अच्छा, क्या है कि जब आप एक सैटेलाइट को, एक स्पेसशिप को एक ख़ास फ्रिक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के साथ रिवॉल्व करते हो तो उससे एक सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होती है, जिसके ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जो इनसाइड बॉडीज़ है उसको पुश करती है टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द सैटेलाइट। सही है, तो वही पुशिंग फोर्स जो मिलती है रिवॉल्यूशन से, ख़ास फ्रिक्वेंसी से, वही जो है हमें क्या प्रोवाइड करती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। ये टॉपिक डिटेल से हो चुका है, इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। इस सर्टेन फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ये है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g/r। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट, what is the frequency of oscillation of a simple pendulum inside an artificial satellite। अच्छा, inside artificial satellite फार्मूला क्या है, फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई g/l। अब सैटेलाइट के अंदर तो हर चीज़ जो है, तमाम चीज़ें वहाँ पे वेटलेसनेस की शक्ल में होते हैं। वेटलेसनेस मीन्स कि देयर इज़ नो वेट, देयर इज़ नो g। वहाँ पे तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जा सकती है, होती नहीं है ना वहाँ पे, तो g आप 0 पुट करेंगे, 0/l 0 हो जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी इनसाइड द सैटेलाइट जो है सिंपल पेंडुलम की क्या होती है, 0 होती है। सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कि द सिलेंडर ए एंड बी आर ऑफ द सेम मास बट द रेडियस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, विच वन विल रिक्वायर मोर फोर्स टू कम इनटू रोटेशन। अब देखो, दो सिलेंडर है, एक ए और एक बी। अब ए की मास दोनों की सेम है, लेकिन ए की रेडियस क्या है, ग्रेटर। जब ए की रेडियस ग्रेटर है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगी, तो इसको आसानी से मूव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए, द सिलेंडर ए विल रिक्वायर मोर फोर्स, उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है टू कम इनटू रोटेशन बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर इन लार्जर रेडियस। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन दैट ऑफ सिलेंडर बी ड्यू टू इट्स लार्ज रेडियस। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I = mr² है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब अर्थ स्पिन करती है तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका 2 पाई होता है, और टाइम जो लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। अच्छा, टाइम पीरियड कहेंगे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 24 आवर्स। ये 24 और ये 3600 सेकेंड्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 86400 सेकेंड्स, इतना टाइम लग जाता है। सही, ये फार्मूला ये पहले भी हो चुका है, इसी तरह का क्वेश्चन शुरू में भी था, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। सही है। ओके, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, ये हमने फाइंड कर दी थी, ऊपर भी हमने एक दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ द रोटेशन ऑफ अर्थ विल बी अफेक्टेड इफ़ इट्स डेंसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म। अच्छा, डेंसिटी जब यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा कि दरमियान में जो स्पेसेस होंगे वो सारे फिल हो जाएंगे। जब सारे फिल हो जाएंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी, तो उससे जो है क्या होगा, अर्थ जो है, अर्थ की जो रेडियस है वो छोटी हो जाएगी। अब रेडियस जब छोटी हो जाएगी तो ज़ाहिर है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटी हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, और जो एंगुलर मोमेंटम है यानी रोटेशनल मोशन जो है उसमें ये दो चीज़ें जो आर पे डिपेंड कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे। ओके, सो इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा किस चीज़ के बारे में, न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। सो ये आसान क्वेश्चंस थे, इसके लिए जो है बस आपको चैप्टर एक दफ़ा देखना है। चैप्टर जब आप कवर कर लेंगे तो क्वेश्चंस इंतहाई आसान थे। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ हाज़िर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।